हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाजी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा केमिस्ट्री पार्ट ऑफ एमजेटी 15th। तो अब तक हम टोटल 14 पेपर जो हैं एमजेटी की सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं और इसी की आगे बढ़ते हुए हम 15th का पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है आपका फिजिकल एंड ऑर्गेनिक आएगा। तो इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल्स बोथ आर कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स बाय कार्बन रिडक्शन मेथड। यानी कि हमें ये बताना है, आपको कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, टिन दे दिया, जिंक दे दिया, लेड दे दिया, कॉपर दे दिया, सिल्वर दे दिया। ये बताना है कि आप इन मेटल्स को इनके रेस्पेक्टिव ओर से क्या कार्बन रिडक्शन मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हो या फिर कोई और मेथड है ना। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हो सकता है बेटा, आपका सेल्फ रिडक्शन हो सकता है, तो बहुत सारे मेथड है। उनमें से हमें बताना है कि कार्बन रिडक्शन से कौन से मेटल को जो है आप एक्सट्रैक्ट करते हो उसके रेस्पेक्टिव ओर से। तो अगर हम देखें ऑप्शंस आपको क्या क्या दिए हुए हैं बेटा, सबसे पहले दिया हुआ है जिंक और कॉपर। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है आयरन और कॉपर। ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है टिन और जिंक। और ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम और सिल्वर। ठीक है, अब एक बार हम फटाफट देख लें। देखिए आपके पास कॉपर है, बेसिकली जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम और सिल्वर ये सारे हैं, टिन है। तो अगर बेटा हम बात करें सबसे पहले जिंक की, तो मान लीजिए आपके पास स्फेलराइट था ZnS, पहले आप पार्शियल रोस्टिंग करते हो। फटाफट देखते हैं, पार्शियल रोस्टिंग किया आपने, आपके पास ऑक्साइड आ गया, लेकिन ऑक्साइड का तो बाद में हम कार्बन रिडक्शन ही करते हैं और आपके पास जिंक मिलता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मान लीजिए। तो यहाँ पे आपने किया क्या, कार्बन रिडक्शन ही किया बेटा। तो ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के लिए मतलब जिंक का तो कार्बन रिडक्शन हम करते हैं। दूसरा, अगर आप कॉपर के लिए बात करोगे तो अगर आपको याद है बेसमराइजेशन में ब्लिस्टर कॉपर का वाला जो पोर्शन है, आपके क्वेश्चन आया भी था ब्लिस्टर कॉपर। तो कॉपर मेट आपके पास होता है ना, किसी एमजेटी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो Cu2s प्लस FeS आपके पास होगा। आप बेटा यहाँ पे हम ऑक्सीजन देंगे और क्या है यहाँ पे अगर आप देखो तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। पहले आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और FeO जो बनेगा उसको आप जो है SiO2 के साथ FeSiO3 स्लैग बना के निकाल देंगे, है ना। ये एम्फोटेरिक है, ये बेटा क्या था आपका बेसिक फ्लक्स था, तो क्या हो जाएगा आपका स्लैग यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद जो आपका Cu2s है, फिर Cu2s का आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हो और आपको मिलता है Cu2O। फिर जो बचा हुआ ऑक्साइड है और ये सल्फर जो बना, मतलब जो सल्फर बचा हुआ है और जो ऑक्साइड है, ये दोनों मिलके आपका कॉपर प्लस SO2 वहां से बनाएंगे। तो ये मैंने कार्बन रिडक्शन तो नहीं किया, ये सेल्फ रिडक्शन से हुआ है। ये वाला किससे किया है बेटा, हमने सेल्फ रिडक्शन से किया है। अच्छा, उसके बाद थर्ड बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का तो बेटा जो आपका Al2O3 है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। कार्बन रिडक्शन करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेस्टेज है। हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तो इसका तो क्या करते हैं, होल होरल्ट प्रोसेस जो है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक, राइट। जिन बच्चों को याद है होल हेरोल्ट मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक होता है, कार्बन रिडक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद सिल्वर का तो लीचिंग प्रोसेस होता है बेटा। मान लीजिए आपके पास सल्फाइड है Ag2S, आप पहले क्या करते हो बेटा, हम पहले NaCN से आपने रिएक्शन करवाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपका NaAgCN ट्वाइस प्लस आपका Na2S, और फिर इसकी रिएक्शन बेटा जिंक से करवा देते हैं तो आपका बन जाता है यहाँ पे Na2ZnCN4 प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे Ag आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करवाया आपने, कार्बन रिडक्शन नहीं है, लीचिंग जो है आपने प्रोसेस यहाँ पे करवाई है। तो अब तक केवल कार्बन रिडक्शन हमें जिंक में मिला है। टिन का देख लेते हैं बेटा। टिन की आप बात करोगे तो मान लीजिए आपके पास कैसेटराइट है SnO2 और आपने कार्बन रिडक्शन ही करवाते हैं इसमें हम, तो Sn प्लस CO मान लीजिए CO2 है ना। तो ये सारा यहाँ पे भी अगर हम देखें CO, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से भी करवाएंगे तो CO2 बन जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या करवाया, कार्बन रिडक्शन। तो हम टिन के लिए करवा रहे हैं Fe, तो अपने को याद है बेटा ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन रिडक्शन ही होता है ना। ब्लास्ट फर्नेस में Fe2O3 का कार्बन रिडक्शन ही करवाते हैं। तो मैंने कहा कार्बन रिडक्शन किस किस का करवाया, मैंने यहाँ पे Fe का करवाया, टिन का करवाया, जिंक का करवाया। तो जिंक कॉपर नहीं, कॉपर नहीं, टिन जिंक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वही बेटा तो लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, अवेलेबल क्लोरीन इज लिबरेटेड फ्रॉम अ ब्लीचिंग पाउडर व्हेन इट इज रिएक्टेड विद। तो ब्लीचिंग पाउडर को किसके साथ रिएक्ट करवाएं
कि अवेलेबल क्लोरीन जो है बेटा वो आपकी लिबरेट हो जाए। तो आपको याद होगा भाई, आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है अगर आप उसकी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाते हो बेटा तो वहां पे Cl2 गैस रिलीज होती है और उसी को हम बोलते हैं फ्री क्लोरीन या फिर अवेलेबल क्लोरीन। तो किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी? डाइल्यूट एसिड के साथ। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने कहा आपके पास ब्लीचिंग पाउडर था CaOCl2, मान लीजिए मैंने एसिड क्या ले लिया H2SO4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका CaCO2 प्लस H2SO4 हो गया CaSO4 प्लस आपका Cl2 प्लस आपका यहाँ पे बेटा क्या मिल जाएगा हमें H2O। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका फ्री क्लोरीन जो था बेटा वो हमें यहाँ पे मिल चुका है और इसी को आप बोलते हो, ये जो क्लोरीन आपको मिला है इसी को हम बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। तो किसके साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा? डाइल्यूट एसिड के साथ। तो एसिड आपको ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर पायरोसिलिकेट। देखिए बेटा ऑर्थोसिलिकेट आपका होता है भाई जो आपका बिल्कुल SiO4 4 माइनस, ये आपका बेटा क्या है? ऑर्थोसिलिकेट है। ठीक है, अगर आप 2 यूनिट्स को जोड़ दोगे तो आपका पायरोसिलिकेट बन जाता है। ठीक है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ये आपने ऐसे जोड़ दिया तो आपके सिलिकॉन एक यहाँ पे बेटा सिलिकॉन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो एक ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे शेयर हो गया है और बाकी 1 2 3 3 3 6 प्लस 7 ऑक्सीजन और इन तीनों पे -1 चार्ज बेटा, इन तीनों पे -1 चार्ज, इसके तो 2 बॉन्ड बन गए, यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं आएगा तो 3 और 3 6, तो ये आपका बेटा होगा। ठीक है, Si2O76 माइनस, ये है पायरोसिलिकेट, ये था बेटा आपका ऑर्थोसिलिकेट। तो Si2O76 माइनस ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता? विच कंपाउंड कैन शो एग्जिस्टेंस कौन सा कंपाउंड शो करता है? क्या क्या दिए गए हैं देखते हैं, आपको कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है ये बताना है। BiI5, MnF7, BiF5, SCl6। तो यहाँ पे अपन ना एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें एक बात पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, यानी कि अगर हम देखें तो बिस्मथ की बात करते हैं बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसकी तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो बेटा +5 क्या होगी आपकी यहाँ पे +5 ज़्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू +3, लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इसकी +3 ज़्यादा होगी +5 से। और वैसे भी आयोडीन का साइज बड़ा है ना, लेकिन वो लॉजिक नहीं देंगे हम। लॉजिक क्या है यहाँ पे, करेक्ट लॉजिक कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ की +3 इज मोर स्टेबल देन +5, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप 7 फ्लोरीन लगाएंगे बेटा, वहाँ पे रिपल्शन इतना होगा, स्टेरिक रिपल्शन, कि वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो आपने F इनके बीच में ही क्या है, वहाँ पे लोन पेयर्स में रिपल्शन होगा और इसके अराउंड 7 फ्लोरीन नहीं आ पाएंगे, तो ये क्या है आपका एग्जिस्ट नहीं करता। SCl6 का भी सिमिलर रीजन है कि आपका सल्फर +6 में तो होता है ना, जैसे मान लीजिए अपना SO3 में हो जाएगा, लेकिन SCl6 नहीं बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे तो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, क्लोरीन नहीं बना पाएगा मल्टीपल बॉन्ड्स। और ऑन टॉप ऑफ दैट क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो एक सल्फर के अराउंड आप 6 क्लोरीन अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस आप बोल सकते हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से SCl6 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एक ही एग्जिस्ट करेगा थर्ड। लेकिन यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि सर +3 ग्रेटर देन +5 था, आप तो BiF5 बना रहे हो बेटा, ये एग्जिस्ट करता है, आप इसको थोड़ा याद ही रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे जनरली आपको इधर उधर मिलेगा कि भाई फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो +5 वहाँ पे बना सकता है, बन जाएगा कंपाउंड, इस तरह के आपको मिलेंगे। लेकिन कोई बहुत अच्छा लॉजिक तो ये है नहीं, है ना। मतलब आप बोल रहे हो कि भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट है, +5 ग्रेटर देन +3 ग्रेटर देन +5 है, और फिर हम +5 का बना के स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल के आगे बढ़ जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन दिस। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये याद ही रखना कि बिस्मथ का केवल BiF5 बनेगा, पेंटाहेलाइड में ना BiCl5 बनेगा, ना I5 बनेगा, ना Br5 बनेगा, तो ओनली पेंटाहेलाइड बिस्मथ का जो एग्जिस्ट करेगा दैट वुड बी BiF5, ऑप्शन नंबर 3। चलिए
आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि विच इज इनर ऑर्बिटल एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हमें बताना है कि भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए बेटा और लो स्पिन होना चाहिए। इनर ऑर्बिटल मतलब आपका जो अंदर वाला डी है वो यूज होना चाहिए, है ना। D2sp3 इस टाइप का कुछ होना चाहिए। sp3d2 क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बेटा आपका, तो वो हमें बताना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन लिया गया है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। फटाफट देखते हैं बेटा। पहले आपको दिया गया है NiCl4 2-, फिर आपको दिया गया है MnCN6 3-, फिर आपको दिया गया है कोबाल्ट और 6 फ्लोरीन 3- ही है, और फिर आपका बेटा FeF6-3, राइट। देखिए भाई NiCl4 2- की अगर आप बात करोगे बेटा तो निकल का आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D8 4s2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2 क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -2 और क्लोरीन पे बेटा -1 आएगा तो -4 उधर जाएगा +4, -2 +4 +2 मतलब ये हो गया 3D8। अब क्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड है तो जब आप D8 भरोगे, देखिए वैसे इस तरीके से नहीं रहेंगे ये ना, स्प्लिटिंग होगी, लेकिन इस तरीके से आप सोल्व क्वेश्चन को कर सकते हो। हमने कहा D8 है, वीक फील्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी। अगर पेयर हो जाता तो ये बन जाता बेटा DsP2, लेकिन पेयरिंग नहीं होगी मतलब ये आगे वाला S यूज करेगा और यहाँ पे sp3 बनेगा, तो ये तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है। MnCN6 3- में बात करोगे, मैग्नीज का वैसे तो होता है बेटा क्या 3D5 4s2। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -3 है, -6 यहां से मिलेगा, +6 -3 +3 +3 में बेटा अगर है तो यहां से क्या बन जाएगा 3D4। अब D4 अगर मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 5, तो मैंने कहा 1 2 3 4। अच्छा अब समझ रहा, ये क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग यहां पे हो सकती है, हो जाएगी पेयरिंग। तो अब पेयरिंग अगर हो जाएगी मुझे, क्योंकि देखिए ये क्या है बेटा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि या तो आप कहोगे कि सर D2sp3 और या फिर sp3d2, ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, पेयरिंग होगी, ये मैंने पेयर करवा दिया। इसको पेयर करवाने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं, जबरदस्ती क्यों पेयर करवाएं हम, पेयरिंग में भी एनर्जी लगती है बेटा। तो ये आपके 2D यहां से खाली हो जाएंगे, तो इसका क्या आएगा बेटा D2sp3 ही आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप देख सकते हो कोबाल्ट में वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट का बेटा आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D7 4s2, यहाँ पे +3 है तो ये बच जाएगा 3D6, और D6 है और वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 और 6 पेयरिंग नहीं हुई तो इसको तो sp3d2 ही होना पड़ेगा, आगे वाला ऐसे यूज करेगा, मतलब इसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये क्या है बेटा यहाँ से D2sp3 नहीं बन पाएगा, sp3d2। और सेम हाल इसका होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है फ्लोरीन आपका आयरन का 3D6 4s2 +3 आपने लगाया, ये बन गया D5 वीक फील्ड लिगेंड है बेटा फ्लोराइड यहाँ पे, तो इसमें भी आपका sp3d2 ही रहेगा। तो एक ही में आया है D2sp3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज अमोनिया कैन एक्ट एज ए लिगेंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 सेज कि भाई अमोनिया तो एक लिगेंड की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल कर सकता है, लोन पेयर है, लेकिन अमोनियम आयन नहीं कर सकता। अमोनियम आयन कैसे करेगा यार बताइए मुझे, NH4+ है, इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है ना भाई, लिगेंड की तरह कौन एक्ट करेगा जो यहां से एक लोन पेयर दे सके, लेकिन इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं, ये कहां से देगा बेटा, इसके पास लोन पेयर नहीं है, नहीं दे सकता, तो ये इसलिए लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, NH4+ आयन डज नॉट हैव एनी लोन पेयर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बाकी ऑप्शन बहुत ही बकवास दे रखे हैं। NH3 एक गैस है, NH4+ लिक्विड फॉर्म में है, NH3 में sp3 है, NH4 में sp3d है, बताइए sp3d है क्या NH4+ में। उसके बाद बोल रखा है कि NH4+ आयन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कुछ भी है ना, रैंडम ऑप्शंस बना दिए गए, डजंट मेक सेंस। तो इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, इसके पास लोन पेयर नहीं है तो इट कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 7 से इज हाउ मेनी chelating rings are there in the compound iron EDTA-। इसको मिटा लेते हैं।
तो हमें कितनी किलेटिंग रिंग्स हैं बेटा ये बतानी है, कितनी रिंग्स आपकी उस कॉम्प्लेक्स में बन रही हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग इसमें हमें मतलब आपको अगर पहले आपने बनाया है तो आसानी से हो जाएगा, सीधा भी आप टिक कर सकते हैं क्योंकि ये कई जगह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एमजेटीज में ही आया था जहां पे हमें आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी थी और उसमें जो राइट आंसर था बेटा वो किलेटिंग रिंग्स वाला ही था। एक में क्या है इसी तरह ईडीटी था, 5 रिंग्स बन रही थी, दूसरे वाले में आपका क्या है वहां पे 3 रिंग्स बन रही थी, वहां पे कोई बाइडेंटेट लिगेंड था, 3 लिगेंड ऑक्सिलेट दे रखा था शायद, और एक में कोई भी रिंग नहीं बन रही थी। तो वहां पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिंग्स आपकी स्टेबिलिटी उसकी मैक्सिमम हुई थी। तो मैंने कहा आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है Fe EDTA माइनस, EDTA क्या होगा बेटा, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, क्या हो जाएगा ये CH2 फिर यहाँ पे N, फिर यहाँ पे N, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इसके पास भाई एक ये रहा बेटा, यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से एक O माइनस, ये एक यहाँ से एक ये O माइनस, एक ये O माइनस, टोटल 6 यहाँ से क्या है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनेगा समझना, Fe तो इन ये N है, इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं, ये N रहा बेटा, ये भी N रहा, बीच में 1 कार्बन 2 कार्बन, इस तरीके से इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया। ठीक है, अब N के साथ देखना बीच में CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O माइनस, तो ऊपर लेके चलते हैं इसको, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये इधर से हो गया बेटा, इसको नीचे ले आते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये इस तरीके से हो गया बेटा। और अब N के साथ क्या है, इसी तरीके से 2 बार और है सेम वही एसीटेट ग्रुप आपका, तो इसको बैक साइड से लेके चलते हैं। अब तो CH2 बैक साइड से C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया बेटा। और इसको इस बार फ्रंट से, तो फ्रंट से जब आप लेंगे तो CH2 और C डबल बॉन्ड O माइनस, इस तरीके से। थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप हो गया है, लेकिन अगर आप रिंग्स गिनना चाहें तो देखो भाई ये N और N ने मिलके यहाँ पे एक रिंग बनाई बेटा ये, ठीक है, फिर एक N के साथ ऊपर से बनी ये मतलब मेटल N, और ये ऑक्सीजन माइनस ये वाली दूसरी, एक नीचे से बनी तीसरी, एक पीछे से बनी चौथी, एक आगे से बनी पांचवी। 5 ही तो बनेंगे ना बेटा भाई, एक NN बनाएगा ये एक रिंग हो गई, फिर एक N और ये बनाएगा दूसरी रिंग, फिर ये N और ये O बनाएगा तीसरी रिंग, फिर ये N और ये O बनाएगा चौथी रिंग, ये N और ये O बनाएगा 5वीं रिंग। टोटल 5 रिंग्स बेटा यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है वाटर इज सेड टू बी परमानेंटली हार्ड व्हेन इट कंटेन्स, क्या होना चाहिए अगर आप बोलना चाहते हो कि भाई वाटर में परमानेंट हार्डनेस है। हमें पता है बेटा वाटर में जो हार्डनेस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ, अगर आप कैटायंस की बात करो तो कौन से कैटायंस की प्रेजेंस की वजह से होती है बेटा, मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+, तो ये प्रेजेंट है मतलब वाटर आपका हार्ड होगा। अब डिपेंड करता है कि भाई परमानेंट हार्डनेस है या बेटा टेम्पररी है। अगर परमानेंट है, अगर टेम्पररी है तो आपके बाइकार्बोनेट के आयन होते हैं बेटा, और टेम्पररी है तो बाकी जितने भी बच गए, मान लीजिए सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब है तो आपका परमानेंट हार्डनेस होगी। तो अगर बोल रहे हैं परमानेंट हार्डनेस देन क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 1। आसान क्वेश्चन था बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बोला गया है द लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट। लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, कहां पे बात करें हम, भाई ये आपकी मान लीजिए 3D सीरीज हो गई है, ठीक है, ये आती है 4th पीरियड में, फिर आपकी भाई 5th पीरियड आएगा, यहाँ पे 4D सीरीज हो गई, फिर आपका बेटा 6th पीरियड आया, ये 5D वाली सीरीज है, और यहाँ से यहाँ जो है आपका लेंथेनम के बाद से बेटा 4F आ जाता है ना। किस तरीके से आएगा, कहाँ पे आएगा वो देख लेते हैं। हमने कहा 3D में ये हो गया मान लीजिए स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, इसके बाद आएगा बेटा तो टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, इसके बाद आपके सारे 4F के आ जाते हैं जो आपको पीरियोडिक टेबल में नीचे 4F और 5F का देते हैं वो, है ना। और तो इस तरीके से बेटा ये होगा, तो हैफनियम के पहले आपके सारे 4F के भरे जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है 4F की शील्डिंग पुअर होती है, क्योंकि भाई लेंथेनम के बाद तो उसको लेंथेनाइड वाला ग्रुप बोलते हैं, और 4F की शील्डिंग पुअर होने की वजह से बेटा Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। वैसे यहां से यहां देखें तो आप कहोगे सर शेल तो बड़ी है, साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन मोर और लेस सिमिलर साइज होता है बेटा, ड्यू टू द फैक्ट
कि आपका यहाँ से यहाँ जो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ गया, साइज क्या है बेटा श्रिंक कर गया, तो आपका यहाँ पे कंपेरेबल साइज आ जाएगा। तो जर्कोनियम एंड हैफनियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सिमिलर होगा। तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन ही तो रिस्पॉन्सिबल है। भाई 4F की पुअर शील्डिंग ना होती तो ये हालत ना हुई होती, 4F की शील्डिंग बेकार थी, Z इफेक्टिव बढ़ गया और उसने जो शेल बढ़ने की वजह से जो एक्स्ट्रा शेल यहां से यहां बढ़ी उसकी वजह से जो साइज में इफेक्ट देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, है ना। तो एक ये इसका एक इफेक्ट है कि सर 4D और 5D वालों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता चला जाएगा। अब एक ऑप्शन है बोल रहे हैं जर्कोनियम एंड यट्रिनियम का सेम रेडियस है, इसके सेम रेडियस में लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन का तो कोई रोल वहां पे नहीं है, ठीक है। इसके जस्ट बाद ये इधर की तरफ आ रहा है तो इसको तो कोई इसका यहाँ पे बेटा रोल नहीं है। जर्कोनियम एंड नोबियम में भी बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा नोबियम का वेनेडियम, नोबियम और यहाँ पे जाएगा बेटा आपके पास टेंटेलम, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका भाई 4F शुरू लेंथेनम के बाद से हो रहा है तो उसके पहले अगर साइज सिमिलर भी है तो हाउ कैन लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फैक्ट, है ना। वो बहुत ही इलॉजिकल सी बात हो गई है। तो केवल एक ही चीज है बेटा क्या, कि जर्कोनियम हाफनियम का जो साइज है दैट इज सिमिलर ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कौन सी गैस रिलीज नहीं करेगी, कौन सी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेगी, ये हमें बताना है। तो यहां पे आपको बेटा वो वाली बात पता होनी चाहिए कि मेटल और डाइल्यूट एसिड की जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस कब लिबरेट होगी। रिएक्टिविटी उस मेटल की बेटा क्या होनी चाहिए, आपकी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लिखते हो रिएक्टिविटी सीरीज तो हम बोलते हैं लिथियम पोटाशियम, है ना, लेके 12 सरदार का नाम, ये वाली जो याद किया आपने है कोई, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर। तो ऊपर वाले किसी भी मेटल की अगर आप रिएक्शन करवाओगे मेटल एसिड के साथ दैट विल लिबरेट द हाइड्रोजन गैस, लेकिन अगर नीचे वाला है तो इट विल नॉट लिबरेट डाइल्यूट के साथ। तो क्या है बेटा पहली रिएक्शन देखिए, ये बोल रहे हैं जिंक प्लस NaOH डाइल्यूट। जिंक बेटा क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी करेगा, ये बेस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आपका सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस लिबरेट होगी, यहाँ पे तो हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 में हाइड्राइड बना दिया है NaH प्लस H2O। भाई आसानी सी बात है बेटा, ये H माइनस यहाँ से H प्लस ले लेगा और ये बना देगा H2 प्लस, आपको मिल जाएगा NaOH। ऑप्शन नंबर 3 की मैं बात करूं तो इन्होंने बोला है सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। अब आपने पढ़ा होगा भाई कि लिक्विड अमोनिया का आयनाइजेशन क्या है बेटा, अगर यही रिएक्शन मैं पानी के साथ करा दूं तो आपको तुरंत हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन लिक्विड अमोनिया की आयनाइजेशन पानी कंपैरिजन में उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, तो लिक्विड अमोनिया का NH2 माइनस में जाना और आपको H प्लस देना, ये बहुत ही कम आपको H प्लस मिलता है, जिसकी वजह से आपने पढ़ा होगा कि भाई है ना, तो Na इलेक्ट्रॉन देके मान लीजिए यहाँ पे Na प्लस प्लस इसने इलेक्ट्रॉन बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन भी अमोनिएटेड हो जाता है और सोलवेट हो जाएंगे आपके, कौन भाई आपका ये इलेक्ट्रॉन भी और आपका वहां पे Na प्लस बी, तो ये क्या है बेटा अमोनिएटेड हो जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है आपको कलर देखने को मिलता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये स्टार्टिंग वाली थोड़ी फास्ट प्रोसेस है कि इसका सॉल्वेशन हो जाना, लेकिन बाद में मतलब यहां से चाहे आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है चाहे सोलवेट हो भी गए हैं, बाद में बेटा ये फिर कुछ देर पड़ा रहने दोगे तो ये रिएक्शन करके आपको हाइड्रोजन गैस यहां से देगा, है ना, क्योंकि ये वाली थोड़ी स्लो है इस केस में। पानी वाले केस में आप ये कलर चेंज जो है मतलब यहां से यहां आपको डीप ब्लू कलर मिला, उसके बाद फिर काफी टाइम तक रहेगा पड़ा हुआ तो कलर आपका वहां पे क्या है बेटा कलरलेस बन जाएगा ये, तो ये वाली प्रोसेस थोड़ी स्लो है, इसलिए ये आप ऑब्जर्व कर पाते हो इस केस में क्योंकि इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट कम है। यहीं पे पानी रहता तो आप नहीं ऑब्जर्व कर पाते, सीधा वो H2 गैस लिबरेट करता। लेकिन अगर आप बहुत ही खतरनाक वाले कैमरों से अगर आप उसको कैप्चर कर पाओ, है ना, फ्रेम पर सेकंड को बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रेम पर सेकंड चाहिए होंगी हमें, तो आप वहाँ पे भी कलर चेंज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ पहले यही वाला हुआ होगा और फिर रिएक्ट करके वो बना होगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको मिलता है, लेकिन H2 गैस यहाँ पे लिबरेट हो सकती है। वैसे भी ऑप्शन नंबर 4 देख के आपको ये आइडिया लगी जाना चाहिए था, कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं होगी बेटा, ये H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Sodium carbonate is manufactured by Solvay process. Yes, the products are that are recycled
कौन कौन से प्रोडक्ट रिसाइकिल इसमें होते हैं बेटा, इसके लिए आपको पूरा पता होना चाहिए। और सोलवे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई उसमें बाई प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है, क्यों पोटाशियम कार्बोनेट को आप नहीं बना सकते, सोडियम कार्बोनेट ही क्यों बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्या करते हैं, आपके पास भाई CaCO3 है बेटा, हीट किया, यहाँ से आपको CaO + CO2 मिला, फिर आप क्या करते हो, अमोनिया लिया आपने, CO2 लिया और H2O, इनकी रिएक्शन करवाई, आपको मिल गया अमोनियम कार्बोनेट। इसमें आप और CO2 और H2O पास करा दोगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर आप अमोनियम बाइकार्बोनेट जो आपको मिला है, इसकी रिएक्शन बेटा आप NaCl से करवाते हो। NaCl से आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, NaHCO3 बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये प्रिसिपिटेट कर जाएगा, इसका Ksp कम है और आपका यहां से मिल जाएगा बेटा NH4Cl। और इसको अगर आप हीट कर दोगे तो आपको मिल गया Na2CO3 + CO2 + H2O। ये मुझे चाहिए था, मुझे मिल चुका है ना। अगर आपका पोटाशियम वाला होगा तो वो बेटा उसका Ksp ज़्यादा है, दैट विल नॉट प्रिसिपिटेट, इसलिए हम वो नहीं बना सकते हैं। और CO2 यहाँ पे मिला, इसको रिसाइकिल कर देंगे, भाई यहाँ पे CO2 की ज़रूरत है तो CO2 यहाँ पे काम आ जाएगा। और जो NH4Cl बना, ये भी हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और यहाँ पे आप बना लेते हो CaCl2 + NH3 + H2O। CaCl2 वेस्ट है बेटा, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अमोनिया मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और CO2 यहाँ से ले लेंगे दोबारा, और ये अमोनिया वहाँ से ले लेंगे। तो रिसाइकिल कौन कौन हुए, CO2 एंड NH3, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स हैं बेटा अल्कली और अल्कलाइंस के, और वहां पे अपने को करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ऐसा क्यों है। हम बात कर चुके हैं, जब आपका पॉली एटॉमिक कैटायन या एनायन हो तो हम पोलराइजिंग पावर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है Na2CO3, इसके नीचे आता है पोटाशियम, यहां पे लिख लेते हैं, और MgCO3 इधर आएगा, इधर लिख लेते हैं। ये आपको इनके क्या है बेटा, स्टेबिलिटी बतानी है। हमने कहा कि आपका कार्बोनेट्स तो CO3 2- है सर, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, हाइब्रिड नहीं बनाया, समझ लेना, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए इस तरीके से है। अब कोई कैटायन इसके पास आया, मान लीजिए K+ आया, तो K+ इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बेटा डिस्टोर्ट करेगा। कितना डिस्टोर्ट हो पाएगा, इसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी बेटा, इसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, आपका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना डिस्टोर्ट होगा। डिस्टोर्ट होगा तो इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ये टूट जाएगा, तो यहां पे ये क्या है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो मैंने कहा पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर लिखना है, मतलब यहां पे आप नीचे गए, अल्कली में तो बेटा सोडियम पे भी +1 है, पोटाशियम पे भी +1 है, पोटाशियम का साइज बड़ा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, तो पोलराइजिंग पावर कम है, मतलब। और यहां पे तो बेटा भाई छोटा साइज था, इधर भी चले गए, +2 भी आ गया, मतलब जो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर है वो Mg2+ की है, फिर Na+ की है, फिर K+ की है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो खींचेगा वो ये, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अगर ये है तो ये सबसे जल्दी हीट करने पर डिकम्पोज होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, K2CO3 देन Na2CO3 देन MgCO3, K2CO3 देन Na2CO3 देन MgCO3, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 से इज ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन ग्लाइकोल। एक क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, विस्कोसिटी का ही आपको वहां पे बताना था, वहां पे आंसर आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल वाला था, किसी एमजेटी में ही था, लेकिन यहां पे भी सेम फंडा है बेटा। ग्लिसरॉल भाई आपका क्या है, आपके पास 3 OH बॉन्ड है, हमने वहां पे बात की थी, और ग्लाइकोल क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपके 2 OH हैं, मतलब बॉन्ड्स नहीं है, मतलब ये 2 OH वाले आपके ऐसे ये बॉन्ड है, ठीक है। अब 3 है तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, एज कंपेयर टू आपका ग्लाइकोल, क्योंकि इसमें ज्यादा क्या है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो वहां पे वो ज्यादा विस्कस होगा। इजी सी बात है, हमने पहले भी हनी और पानी का, मतलब है ना भाई आपका शहद और पानी का एग्जाम्पल भी हमने लिया था,
हमने कहा शहद ज़्यादा विस्कस है एज कम्पेयर टू हनी। तो जब लेयर्स मूव कर रही हैं तो पिछले वाली लेयर उसी स्पीड पे चलना चाहती है, उसको पीछे खींचती है, तो वो वाली जो फोर्स है आपकी, रेजिस्टेंस जो है फ्रिक्शन का, इसका पानी का इंटरनल रेजिस्टेंस, वही विस्कोसिटी है एक तरीके से, तो वो ज़्यादा होगा अगर उसमें फोर्स क्या है वहाँ पे ज़्यादा होंगे इंटरमोलिकुलर। और हमने कहा यहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंट होगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो विस्कोसिटी भी ग्लिसरॉल की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्लाइकोल। तो ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 में इट सेज हाइब्रिडाइजेशन बताना है किस किस का, NO3 माइनस, NO3 माइनस क्या होता है भाई 2 प्लस NO2 प्लस, और किसका बताना है NH4 प्लस NHH4 प्लस। यहाँ पे बेटा 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, यहाँ पे 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा मतलब बेटा बन गया sp2, स्टेरिक नंबर 2 मतलब बन गया बेटा sp, 4 मतलब बन गया sp3, sp2 sp sp3, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15 इट सेज द प्रॉपर्टी दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें बेटा, आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है लेकिन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, लेकिन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे करेक्ट अपना 4th हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करने के लिए, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब शुरू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें इन्वॉल्व है, किसमें ऑब्जर्व किया जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम, डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे सारा दे रखा है, तो हम डबल बॉन्ड वाले की ही बात करेंगे। इसके साइड में एक आपके पास sp3 कार्बन हो, उस पे या तो हाइड्रोजन हो या फिर बेटा क्या हो, ड्यूटेरियम वगैरह हो, तो वहां पे आपको क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा क्या है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन वाले आपको मतलब वो फिनोमिना ऑब्जर्व किया जाएगा, उतनी स्टेबिलिटी उस अल्कीन की होती है। अब हमने कहा सर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, आप ही बताइए बेटा किस में ज्यादा होगा। इतना बेसिक क्वेश्चन है ये। हमने कहा यहां तो सर सारे sp2 हो गए, sp3 नहीं है, कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व करोगे, तो ये तो बकवास ऑप्शन है बेटा। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन दे दिया है और इस तरीके से, तो ये sp2 है, इसके साइड में बेटा ये sp3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यस एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ये इसमें कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसमें 0 आ रहे थे। नंबर ऑफ बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन आपको गिनने हैं बेटा, है ना, ड्यूटेरियम भी हो सकते हैं तो वो आप गिन लीजिए। यहाँ पे हमने कहा कि सर एक बेंजीन रिंग तो है, उसमें CH3, ये तो sp2 है ना बेटा, उसके साइड में ये sp3, 3 हाइड्रोजन हो गए हैं। 4th ऑप्शन देखिए सर टर्ट ब्यूटाइल दे दिया है। अरे अगर टर्ट ग्रुप दे दिया है तो भाई इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसके पास आप लगाते रहिए मर्जी जितने sp2, लेकिन अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हाँ, अगर ये मतलब इसके बाद में है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए बिल्कुल जो उससे सटा हुआ है sp2 से, वहाँ पे यू नीड बेटा sp3 आपका कार्बन और उस पर हाइड्रोजन, इसके भी 0 हैं। तो मैक्सिमम किस में, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 17 सेज कौन सा एरोमेटिक है। एक आपको दे रखा है बेटा इस टाइप का, मतलब ये इतना बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर बार। एक आपको इस टाइप का, बताइए, ये पूछने के सवाल हैं। एक इस तरह का दे रखा है, एक इस तरह का। यहाँ पे तो बेटा sp3 आ गया, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे गिनिए आप 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक हो गया, 4n+2 बन गया। यहाँ पे बेटा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई हैं, तो आप सोचेंगे एंटी एरोमेटिक, लेकिन एंटी एरोमेटिक है नहीं बेटा, ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है। जैसा कि आप पढ़ते हो साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, इनमें वो टब शेप ले लेता है, वैसे ये लोन पेयर प्लेन से बाहर हो जाएगा, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होने देगा, तो ये एंटी ना होके नॉन एरोमेटिक होगा। ये तो बेटा 4 पाई हैं और इतना छोटा रिंग है कि इसके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि ये किसी को प्लेन से बाहर भेज सके, दैट इज इम्पॉसिबल, स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कौन सा था, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है सर, यहाँ प्लस है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है सर, यहाँ CH3 है, इस पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ CH3 है, इस पे कार्बोकेटाइन है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है सर, CH3 है, CH पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ PH है। और 4th में बेटा CH3 है, CH पे कार्बोकेटाइन है, C डबल बॉन्ड CH2 है।
देखिए भाई, ये तो -m शो करेगा, मतलब आप ऑक्सीजन, मतलब आपने कार्बन पे प्लस दे दिया और साइड में आपने C डबल बॉन्ड लगा दिया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, यस, बट इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और खींचेगा बेटा, तो ये तो बेकार है। यहाँ पे आप कहोगे सर 9 अल्फा है, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 9 अल्फा है। यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है, 3 अल्फा प्लस बेंजीन का रेजोनेंस है, तो है तो ये 2 डिग्री। आप सोचेंगे सर ये 3 डिग्री है, लेकिन बेटा ये फिनाइल वाले का, अगर फिनाइल और इधर अल्फा भी मिल जाए तो आपका इसका ज्यादा हो जाती है स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू टर्शियरी, ठीक है। लेकिन इधर तो ये तो बेंजीन से तो कम ही रहेगा ना यार, इधर तो आपके पास एक ही C डबल बॉन्ड C है, इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, है ना। क्यों बनेंगे, इधर CH3 है, इधर प्लस है, इधर इस तरीके से कुछ बेंजीन रिंग है बेटा, तो ये इधर गया तो चार्ज इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा तो चार्ज इधर आएगा, इधर जाएगा चार्ज इधर आएगा, तो आपका ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा। तो ऑब्वियसली ये तो इससे तो कम क्या है बेटा, वहाँ पे आपका स्टेबल है, बल्कि ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल होगा 9 अल्फा वाला। तो मोस्ट स्टेबल ये फिनाइल वाला, और फिनाइल वाला अगर हो गया बेटा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, इट सेज आइडेंटिफाई करेक्ट मैच, करेक्टली कौन सा मैच्ड है वो हमें यहाँ पे बताना है। देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 19th में हमने देखा कि करेक्टली कौन सा मैच्ड है। आइसोमरिज्म से बेटा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। इधर दिया है इन्होंने क्या, एसीटोन, और बोल फिर क्या कर दिया है, CH3 CH2, ये तो इधर कीटोन है उधर एल्डिहाइड है, ऐसा बना दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, CH3 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 ये इस तरह का, और कार्बोक्सिलिक, और दूसरे में एक स्ट्रेट चेन ले दी है कार्बोक्सिलिक की। ऑप्शन नंबर 3 में क्या किया इन्होंने, फिनाइल बनाया बेटा, C डबल बॉन्ड O, और इधर पे रिंग बना के इधर मिथाइल लगा दिया है। और दूसरे में क्या किया है, जो ये मिथाइल था इसको इस कार्बोनिल वाले के पास लेके चले गए हैं, इस वाले ग्रुप में, फिनाइल में। CH3 यहाँ लगा दिया है, C डबल बॉन्ड O, इधर PH है, और लास्ट में बोल रहे हैं सारे सही हैं। इसको ये बोल रहे हैं फंक्शनल है, इसको ये बोल रहे हैं चेन है, इसको बोल रहे हैं मेटामर्स है। हमें एक बात पता है कि भाई किस ऑर्डर में देखना होता है बेटा, हमें देखना होता है भाई PCM में फेल थे राजू चाचा, है ना। तो राजू चाचा हो गया बेटा आपका कौन सा आइसोमरिज्म, रिंग चेन। ये हो गया बेटा कौन सा, फंक्शनल। ये हो गया मेटामर, ये हो गया चेन, ये हो गया पोजीशन। आइसोमरिज्म के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। हमने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे तो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, 3 कार्बन है, DU भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, यस दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। यहाँ पे सर कार्बोक्सिलिक है, वही 5 कार्बन है, DU भी 1 है, ये भी सर सब ठीक लग रहा है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम है। फिर इधर आ जाइए, मेटामर, सर हेटेरोएटम के इधर उधर का कोई लोचा इसमें नहीं है ना। तो फिर आएंगे चेन पे, हमने कहा सर इसमें चेन बनेगी ये, और इसमें बनेगी 5 की चेन, यस दीज आर चेन आइसोमर्स, करेक्ट। यहाँ पे हमने कहा सर इधर भी क्या है बेटा आपका एस्टर है, इधर भी क्या है बेटा एस्टर है। और फिर अगर आप देखो तो आपका अब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के इधर में कितने कार्बन थे, 6 और 1 7 कार्बन, और इधर बेटा क्या है आपका 7 कार्बन। अब अगर मैं देखूं तो इसके इधर में 6 कार्बन हो गए, इधर में 8 कार्बन हो गए। तो नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ मतलब आपकी जो कार्बन की चेन है वो बदल रही है हेटेरोएटम के अराउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अब भी सेम है। तो मैंने कहा देखिए फंक्शनल तो नहीं है, तो मेटामर्स बेटा ये वाले आपके हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ कार्बन में चेंज हो, आपकी टाइप भी चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा हो और दूसरे में कुछ ऐसा कर दें, ये भी बेटा मेटामर्स में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो कार्बन तो 3 और 1 है, 3 और 1 है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए आपका ये आइसो ग्रुप है, ये आपका एन प्रोपाइल है, तो वो भी इसी में आएगा। तो सारे के सारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। इतना बेसिक और इजी क्वेश्चन। एक खतरनाक सी ड्रग बना दी है बेटा। क्या बनाया इन्होंने, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां मल्टीपल बॉन्ड है बेटा, और फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है मिटाना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा ऐसा बना के इधर में मिथाइल, इस वाले पे OH, इस वाले पे C ट्रिपल बॉन्ड CH।
कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, इतना बेसिक क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे अल्कीन रहा, ये अल्कोहल रहा, ये कीटोन रहा और ये अल्कीन रहा, तो अल्कीन, अल्काइन, कीटोन, अल्कोहल 4 फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? क्वेश्चन नंबर आपका आएगा अभी 21 में क्या बोला गया है? इन विच केस चांसेस ऑफ SN2 इज मैक्सिमम। SN2 के चांसेस कौन से केस में मैक्सिमम हैं? हमें पता है बेटा SN2 में एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, SN1 में 2 स्टेप में होती है। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो SN2 में हिंड्रेंस का रोल आता है, SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें जो आपको पता होगा। तो SN2 में हिंड्रेंस मतलब, और छोटी छोटी बातें और अगर हम देखें, सर SN1 में पहले कार्बोकेटाइन बनता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग किस में चाहिए मुझे? SN2 में, क्योंकि इसको साइमल्टेनियसली अटैक करना है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा तो वो बेटा क्या करेगा? साइमल्टेनियसली ही अटैक कर देगा। लेकिन मुझे SN1 में क्या चाहिए? मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बाद में चाहिए, पहले लिविंग ग्रुप को निकलना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे SN2 की, तो SN2 में क्या होगा बेटा? SN2 में आपको साइमल्टेनियस ही क्या है? लिविंग ग्रुप जाएगा, साइमल्टेनियस ही क्या होगा? वहां पे अटैक होगा। अगर ऐसा मुझे करना है तो मतलब न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू SN1। मतलब चार्ज न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या है? आप देखने को मिलता है आपको SN2 में, क्योंकि उसकी चार्ज है तो बेटा वो जल्दी अटैक करेगा। उसके बाद आपका सोलवेंट, देखिए अगर आपने भाई सोलवेंट को रख दिया पोलर प्रोटिक, वो SN1 में चाहिए होता है, SN2 में पोलर एप्रोटिक चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक बेटा क्या है? वहां पे एनायन को सोलवेट कर देगा, आपके न्यूक्लियोफाइल को सोलवेट कर देगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, अटैक कैसे करेगा बेचारा? साइमल्टेनियस। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, पहला ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने? टर्शरी दे दिया है, 3 डिग्री Br बना दिया है और C2H5O- ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। बोल रहे हैं पानी। यार 3 डिग्री पानी सोलवेंट, ये तो SN1 ही होगी ना यार, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, 3 डिग्री है। SN2 के लिए मुझे चाहिए 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अगर आप सोलवेंट को यहाँ पे DMF भी कर दोगे ना, या DMSO भी कर दोगे, चाहे बेशक पोलर एप्रोटिक है लेकिन 3 डिग्री है, SN2 नहीं हो पाएगी। हम कहेंगे फिर भी मेजर SN1 ही रहेगी। ठीक है, तो सोलवेंट ठीक है काम में आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑप्शन 2 में बेटा क्या है? सेकेंडरी है इस बार अल्काइल हैलाइड, और आपका यहाँ पे थोड़ा चार्ज्ड है, और यहाँ पे आपका सोलवेंट बेंजीन है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ना हमें मैक्सिमम रेट बतानी है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है यार 2 डिग्री है, मतलब यहाँ पे SN2 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वाली से तो इसका रेट ज़्यादा होगा, और आपका जो सोलवेंट है वो भी क्या है? नॉन पोलर टाइप का है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए बेटा, ये आपका Br है, फिर C2H5O- है, और आपको फिर DMF दे दिया है। मैंने कहा चाहे बेशक DMF हो, 3 डिग्री अगर हो गया SN2 नहीं हो पाएगी, ये बेकार है। ऑप्शन नंबर 4 में फिर इन्होंने समझदारी लगाई, 1 डिग्री मुझे सबस्ट्रेट दिया, मुझे न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा दिया, और मुझे सोलवेंट भी DMSO दिया। ये तो सारे ही फैक्टर SN2 के फेवर में चले गए। तो मैंने कहा 4th सबसे अच्छा क्या है वहाँ पे रेट देगा। तो SN2 के अगर आप रिलेटिव रेट की बात करो, 4th, 2nd, फिर यहाँ पे कम से कम सोलवेंट तो वो है बेटा, फिर आप कह सकते हो 3rd, फिर 1st। इस तरह का ऑर्डर आप क्या है यहाँ पे SN2 के लिए बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमें बताना है कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवा रखी है ग्लूकोज और NaOH के साथ, रट लीजिए, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या बनता है बेटा? एजोक्सीबेंजीन बनता है, मतलब PHN डबल बॉन्ड N, PH उधर ऑक्सीजन लग जाएगा, एजोक्सीबेंजीन। कई बार इसकी जगह ये भी हो सकता है, सेम प्रोडक्ट मिलता है Na2ASO3 NaOH। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं नाइट्रोबेंजीन से, किस तरह से एजोबेंजीन, हाइड्रेजोबेंजीन, एजेक्सोबेंजीन और अजोक्सीबेंजीन। तो ये एजोक्सीबेंजीन बनेगा, तो एजोक्सीबेंजीन, तो वो सारे रट लीजिए यार ना, उसमें देयर इज नॉट रियली एनी, मतलब इसकी मैकेनिज्म वगैरह में जाने का देयर इज नो पॉइंट, आप रट लीजिए, इसको रटना ही है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 है ना तो मुझे आती है इसकी मैकेनिज्म, मैं भी नहीं बता सकता, मतलब वो दैट इज़ नॉट रियली रिलेवेंट टू अस, है ना। आप बस रट लीजिए, 2-3 ही है चीज़ें, आपको कहीं कहीं पे याद भी करनी पड़ेगी, जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं उस पर दिस इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें समझनी होती हैं आप उनको कीजिए, और जहाँ पे रटने वाली बात है उसको रट लीजिए, ठीक है। चलिए
तो ये आपका बेटा हो जाएगा 22। 23rd में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस द गिवन अल्कीन। हमें एक अल्कीन बनानी है, कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, पूछ रहे हैं किसका प्रोडक्ट ये अल्कीन किस वाले केस में नहीं बनेगी, है ना। तो करवाते हैं बेटा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एलिमिनेशन है फाइनली। तो इवन एलिमिनेशन टाइप का ये क्वेश्चन है, जहां पे कार्बोकेटाइन बना, बाद में बेस ने H+ लिया, आपका डबल बॉन्ड बन गया, है ना। साइमल्टेनियस नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर रीअरेंजमेंट है, हो सकता है कहीं पे ना भी हो, देखना पड़ेगा। 23rd अल्कीन क्या बनानी है बेटा, अल्कीन ये बनानी है, ठीक है। ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 2 यहां पे आ जाएगा, 3rd यहां पे आ जाएगा, 4th यहां पे आ जाएगा। फर्स्ट में क्या दिया है, इस तरह से OH दिया है, H+ देके हीट कर दिया है। मैंने कहा ठीक है, पहले ये प्रोटोनेट हो जाएगा बेटा, पानी यहां से निकल जाएगा, यहां पे प्लस आएगा, और ये अभी 2 डिग्री है, इसको और स्टेबल बना सकते हैं, यहां ले जाके 3 डिग्री, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल शिफ्ट होगा, करवा दीजिए। पॉजिटिव यहां चला गया, फिर यहां से H+ निकल जाएगा, हीट करोगे तो आपको यही मिलेगा जो चाहिए था। हमने कहा फर्स्ट केस में बन रहा है। ऑप्शन नंबर 2, OH को यहां मूव कर दिया, तो क्या होगा बेटा, ये पहले जाएगा, H+ हीट सेम चीज है, H+ हीट दिया है, तो H+ यहां लगेगा बेटा, पानी निकलेगा, तो आपका प्लस यहां आया। अब क्या हम यहां से यहां ले जाके फिर यहां ले जा सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को? मैंने कहा नहीं, यहां नहीं कर सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी 2 डिग्री है, यहां पहुंच के भी 2 डिग्री होगा। ये ऐसा नहीं कर सकता कि यार 2 के बाद 3rd डे चलते हैं, जी नहीं। हर स्टेप में बेटा आपकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अगर यहां से यहां नहीं बढ़ रही है, देन सॉरी, यू कैन नॉट डू इट। यहां पे कम से कम हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर तो ज्यादा है, यहां पे तो वो भी कम है, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपका अगर इधर प्लस है तो आप इस तरह से कुछ बना दीजिए, इधर से बनाइए, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर ऐसा बना तो मैंने कहा डिजायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं मिला यार। तो क्या यही मेरा आंसर है सर? बिल्कुल यही आपका आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 2 को यहां पे मार्क कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2। मतलब 3rd और 4th में तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। यहां पे OH है बेटा, H+ हीट किया, यहां प्लस बन गया, यहां प्लस बन गया, ये 1 डिग्री है, यहां पे जाएगा ये 3 डिग्री है, यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दीजिए बेटा, यहां पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया तो पॉजिटिव यहां आ गया, यहां से H+ को उड़ा दीजिए, अल्कीन यहां बन जाएगी, क्योंकि दिस अल्कीन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो यही अल्कीन आपकी मेजर प्रोडक्ट देगी। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? 5 मेंबर्ड रिंग दे दी है और इधर इस तरीके से OH दे दिया है, H+ हीट अगेन किया है, H+ हीट करेंगे, यहां पे प्लस आएगा, क्या बनेगा? ये 5 मेंबर्ड बहुत बेकार बनी है। इस तरीके से बेटा 5 मेंबर्ड ये प्लस है, यहां पे क्या होगा? 5 मेंबर्ड टू 6 मेंबर्ड रिंग बेटा क्या है? फिजिबल है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर खुल जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, इस तरीके से यही तो बन गया। मिथाइल शिफ्ट कराइए और आप फाइनली प्रोडक्ट को ये बना दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहीं पे करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एन ब्रोमोसक्सिनामाइड दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, किस टाइप की रिएक्शन है? आपको एक अल्कीन दिया हुआ है, अलाइलिक बेसिकली आपके पास सबस्ट्रेट है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपको दिया गया है। पेरोक्साइड आती तो वैसे दिमाग में आ जाता है कि यार यहाँ पे फ्री रेडिकल का कुछ होगा क्या, है ना। हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जगह आप देखते हो कि फ्री रेडिकल वाला कुछ होता है, ठीक है। 24 यहाँ पे दे रखा है सर CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड दैट इज NBr डबल बॉन्ड O पेरोक्साइड और CCl4। तो बोल रहे हैं इस रिएक्शन में किस टाइप की रिएक्शन है, क्लासिफाई कर दीजिए भाई। बेटा क्या होगा, आपका जो NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और ये आपका जो है ना, ये आपके क्या करेंगे, ये आपके अलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कर देंगे। ब्रोमिनेशन है तो क्या हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा और क्लोरीन यहां पे लग जाएगा, है ना। और ये फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, तो फ्री रेडिकल के थ्रू हुआ, क्लोरीन लग गया हाइड्रोजन को हटा के, तो सब्सटीट्यूशन है। तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑप्शन नंबर 2। केवल इतना ही काम नहीं करते हैं ये अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन का, इसके अलावा ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। मतलब अगर कहीं पे आपको
1 डिग्री अल्कोहल मिला उसको ये एल्डिहाइड कर देगा, 2 डिग्री मिला कीटोन कर देता है। आगे बढ़ते हैं 25th पे। 25th में क्या बोला गया है? द मेजर प्रोडक्ट बताना है भैया हमें। क्लोरोबेंजीन दिया है, उसके बाद क्या किया है? कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 नाइट्रेशन होगा। क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पे हिंड्रेंस, पैरा को मेजर बनाएं। फिर इसका रिडक्शन करवाया है बेटा मेटल और HCl से, मेटल और एसिड से, ये हो जाएगा NH2। रिडक्शन करवाने के बाद फिर आपको शॉर्टन बोमेन रिएक्शन करवा रखी है। एसिटाइल क्लोराइड, इसके पास लोन पेयर्स हैं, ये यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर खुलेंगे, वापस आएगा, Cl माइनस बाहर जाएगा। ये तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए बेटा होता है। N के साथ अटैच हो जाएगा COCH3, Cl माइनस की छुट्टी। तो इस तरीके से क्या आपका बनेगा? शॉर्टन बोमेन रिएक्शन यहाँ पे की है, SN2TH यहाँ पे होगा। ये सारी बातें आपको पता हैं, वो प्रोडक्ट बेटा आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बोला गया है द न्यूक्लियोफिलिसिटीज ऑफ CH3 माइनस NH2 माइनस। वेरी इजी क्वेश्चन, हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है। CH3 माइनस है बेटा, NH2 माइनस है, OH माइनस है, F माइनस है। आप सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो नेगेटिव चार्ज को रखने की टेंडेंसी बढ़ेगी। देखिए न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसको अटैक करना है, टेंडेंसी बढ़ेगी तो F माइनस अटैक कम करना चाहेगा, तो सबसे ज़्यादा अटैक कौन करेगा? CH3 माइनस। वैसे भी आप बोल सकते हो कि आप अगर पीरियड में ही लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम होता है। डाउन द ग्रुप दैट विल डिपेंड अपॉन कि भाई आपका सोलवेंट क्या है, लेकिन बेसिसिटी का ऑर्डर ही यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। मतलब CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, ऑप्शन नंबर 1। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन। किस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेज होगी, सबसे जल्दी कौन से केस में होगी? एल्डिहाइड एंड कीटोन से क्वेश्चन लिया गया है बेटा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो और अपने को पता है कि यार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हिंड्रेंस का रोल आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि वो ज़्यादा रिएक्ट करना चाहेंगे आपके न्यूक्लियोफाइल के साथ एज कंपेयर टू कीटोन्स, क्योंकि कीटोन्स में तो दोनों तरफ R ग्रुप है, लेकिन एल्डिहाइड्स में तो एक ही तरफ R ग्रुप है बेटा, दूसरी तरफ तो H ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन अगेन दिए गए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे है C डबल बॉन्ड C कीटोन दिया है, C डबल बॉन्ड C कीटोन दिया है, CHO एल्डिहाइड दे दिया है, C और CHO। हमने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। यहाँ पे भाई न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा, वो अटैक करेगा, तो अब इधर अगर हिंड्रेंस ज़्यादा रही, रेट कम हो जाएगी, इसलिए आपका ऑर्डर आता है एल्डिहाइड ग्रेटर देन कीटोन। तो सिंपल सी बात है, 3 4 एल्डिहाइड्स हैं, 1 2 आपके कीटोन हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 1 2 से ज़्यादा रेट होगा थर्ड और फोर्थ का। थर्ड फोर्थ में ये छोटा एल्डिहाइड है तो फोर्थ का ज़्यादा होगा थर्ड से। 1 2 में ये छोटा कीटोन है तो उसमें भी 2 का ज़्यादा होगा 1 से। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हुआ? एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इट सेज मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे बेटा? आपको एक अमाइड दिया गया है CONH2, बेंजामाइड है, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। और पानी यहाँ से निकाल दीजिए बेटा, पानी निकाल देंगे तो यहाँ पे आपका साइनो ग्रुप लग जाएगा। ऑप्शन नंबर में आपको ये 4th में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम पॉलीमर एंड पॉलीमर वाले चैप्टर से। क्या क्या दिया हुआ है बेटा? एक आपको दिया गया है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में बेटा इलास्टोमर्स होते हैं, है ना। दूसरा बात अगर हम करें, ये तो एक वीक फोर्स है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ये नहीं है। फिर दिया गया है बेटा टेफ्लॉन, फिर दिया गया है नायलॉन 6 जो कि आपको पता है बेटा एक अमाइड लिंकेज होती है। 6 मतलब 2 मोनोमर होंगे जिनमें 6 कार्बन होंगे। एक आपका होता है बेटा एडिपिक एसिड और एक आपका होता है क्या?
हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, दोनों में हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन में अमीन है, एडिपिक एसिड में कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अमीन मिलके पानी निकाल दीजिए, कंडेंसेशन होगा, अमाइड बनेगा। और इसमें जो फोर्सेस होते हैं वो आपके सिमिलर टू, या आप बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप के स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहां पे होगा। टेफ्लॉन की बात कर लीजिए या ऑप्शन नंबर 4 की बात कर लीजिए, पॉलीस्टाइरीन, इन दोनों में ही पॉलीस्टाइरीन और टेफ्लॉन वन डबल फोर्सेस होते हैं। तो ये दोनों तो बकवास हैं, वन डबल फोर्सेस यहाँ पे आपके होंगे, है ना। टेफ्लॉन में बोल सकते हो थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, है ना, लेकिन दोनों में क्या है बेटा यहाँ पे, क्योंकि आपके CF बॉन्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, उस तरीके से आप बोल सकते हो। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो नायलॉन 66 में होगा, सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप, तो वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहाँ पे नायलॉन 66 में होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30th में बोला गया है माल्टोज इज चेंज्ड इनटू मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। माल्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आसान क्वेश्चन है बेटा। माल्टोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में तो हम माल्टेज यूज करते हैं। स्टार्च को अगर कन्वर्ट करना है हमें माल्टोज में तो हम डायस्टेज यूज करते हैं। आप जाइमेज यूज करते हो अगर आपको शुगर को एथनॉल में कन्वर्ट करना होता है। ये बहुत बार लिखवा चुका हूं मैं, फिर भी आप लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। 1 2 3 4। तो हमने कहा अगर आपको माल्टोज को ग्लूकोज में ले जाना है तो क्या यूज़ करेंगे, कौन सा एंजाइम? माल्टेज, ठीक है। उसके बाद एक भैया होता है जाइमेज, एक होता है डायस्टेज, एक आपका होता है सुक्रेज। सुक्रेज में तो नाम से पता लग रहा है, माल्टेज में भी मतलब माल्टोज से ग्लूकोज, सुक्रेज में क्या हो जाएगा बेटा, सुक्रोज से उसके जो कंपोनेंट्स हैं फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। डायस्टेज में क्या हो जाएगा, हमने अभी बात की थी, मतलब स्टार्च से माल्टोज, तो स्टार्च से माल्टोज इज डायस्टेज, फिर माल्टोज से ग्लूकोज इज योर माल्टेज। जाइमेज क्या होता है बेटा, आपका कोई भी शुगर है, मान लीजिए ग्लूकोज है, उसको आपको फर्मेंटेशन के थ्रू मतलब इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, ये सब तो उसमें जाइमेज यूज करते हैं। तो माल्टेज हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। अब वैसे भी आपको पता है भाई माल्टोज क्या होता है बेटा, 2 ग्लूकोज की यूनिट्स 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, तो ऐसे OH रहेगा, ऐसे OH रहेगा, इधर CH2OH रहेगा, ये C1 कार्बन है, फिर इधर दूसरा ग्लूकोज मान लीजिए इस तरीके से, उसका ये 1 कार्बन है, 2 है, 3 है, ये 4th कार्बन है, पानी निकाल दीजिए यहाँ से। ये आपका बेटा माल्टोज है और माल्टेज आप इसमें वो एंजाइम डालेंगे तो यहाँ पे ये यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगी, आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा अपने फिजिकल केमिस्ट्री के डिस्कशन पे क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बोला गया है द वांटो फैक्टर फॉर 0.1 मोलार बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दीजिए। सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं यार, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे वांटो फैक्टर दे देते हैं, कुछ नहीं आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, है ना। तो बेरियम नाइट्रेट BaNO3 ट्वाइस और पार्शली मतलब ये आपका क्या है बेटा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो इन्होंने बोल दिया Ba2++ 2NO3 माइनस। मान लो कॉन्सेंट्रेशन C था, C × 1 माइनस अल्फा, C अल्फा 2C अल्फा। I क्या हो जाएगा, बाद में कितने पार्टिकल्स हो गए बेटा, C माइनस C अल्फा वहाँ बचा, प्लस C अल्फा प्लस 2C अल्फा, इनिशियली था C, ये आ गया 1 + 2 अल्फा, और यही आपको दे रखा है 2.74, यहाँ से अल्फा आपका आ जाएगा 1.74/2, रफली ये होगा 74%। ऑप्शन नंबर हमने गलत कर दिया है, नॉट 74, दिस वुड बी 87%, क्योंकि 2 8 16 होता है यार, है ना। तो ये आपका 87%, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहे हैं बेटा आपको, विच हैज़ मैक्सिमम कंडक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन सॉर्ट ऑफ ही है, तो कंडक्टिविटी में क्या है बेटा, आपकी कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितने आयंस ज़्यादा होंगे उतने आयंस मतलब आपकी उस कंडक्ट करने के लिए ज़्यादा आयंस है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ आयंस हम गिन लेते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है उन आयंस को बाहर मत निकालना। तो यहाँ पे तो सब कुछ ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, मतलब ये अकेला है यहाँ पे, है ना। और इस पर भी वैसे ओवरऑल तो कुछ चार्ज है नहीं,
है ना। तो ये तो सबसे बेकार है बेटा। उसके बाद क्योंकि ये कोई कैटायन एनायन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जीरो चार्ज है। NH3 4 Cl2 बाहर में Cl, है ना। एक ये है बेटा, फिर क्या कर रहे हैं Cr, मतलब NH3 बढ़ाते जा रहे हैं, बाहर में Cl2, फिर क्रोमियम NH3 6 बाहर में Cl3। Cl3 रहा तो बेटा ये किस तरीके से जाएगा, ये जाएगा Cr NH3 6 3 प्लस 3 Cl माइनस, 3 आयन ये रहे, एक आयन ये रहा, टोटल आयन हो गए बेटा 4। यहाँ पे 2 Cl बाहर हैं, एक ये हो गया, टोटल हो जाएंगे 3, यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 2। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, ऑप्शन नंबर 4 की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये सारे। 33 में क्या बोला है, वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन का किसके प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। तो आप यहाँ पे अपने को ये मानना है कि यार अगर आपको सॉल्वेंट सॉल्यूट बोल रखा है तो सॉल्यूट जो है बेटा वो आपका वेपराइज नहीं होगा, वो आपका उसी स्टेट में रहेगा, है ना। नमक आपने डाला तो नमक थोड़ी उड़ता है। तो आपने कहा कि भाई आपका जो सॉल्यूट यहाँ पे है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। सॉल्यूट क्या है बेटा यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल है। तो मैंने कहा देखिए प्रेशर तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जितना ज़्यादा नमक डाल दोगे तो फिर तो पानी को उड़ने में उतनी ही दिक्कत आएगी। मतलब अगर पानी का मेरा मोल ज़्यादा रहा तो उसका क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब ये डिपेंड करेगा किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। और मैं लिख सकता हूँ P = मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इस तरीके से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे हैं इनकरेक्ट ऑप्शन बता दीजिए। लेड स्टोरेज बैटरी को जब डिस्चार्ज करते हो, लेड स्टोरेज बैटरी में बेटा क्या होता है, आपके पास भाई एक एनोड है, एनोड किसका होता है बेटा, आपका लेड सॉलिड का। एक आपके पास कैथोड है, कैथोड किसका होता है बेटा, PbO2 सॉलिड का, ठीक है। यहाँ पे लेड +4 में है, हमें पता है ना, काशी जी के संग प्रभु लेड बेटा लास्ट में आ रहा है, 4f लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन +2, मतलब आप बोल सकते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट, और आपका क्या हो जाएगा +2 > +4, यहाँ पे +2 > +4 रहेगी। तो ये कैथोड पे अगर मैं बात करूँ, और आपका यहाँ पे क्या होता है H2SO4 का, वहाँ पे क्या होता है सॉल्यूशन भी आपके पास होता है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है 34% वेट बाई वेट। फिर क्या होगा, एनोड पे अगर अब आप बात करें बेटा रिएक्शन की, तो एनोड पे क्या बना, लेड सॉलिड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये भाई साहब जाएंगे +2 में, +2 है, सल्फेट है तो PbSO4 बना लेगा, और इधर PbSO4 बनाया तो इधर में आप सल्फेट लिख दीजिए। ये हुआ एनोड पे, है ना। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि भाई क्या हुआ है यहाँ पे, PbSO4 2- +2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। कैथोड पे क्या होगा, हमने कहा सर कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो जो हमारा PbO2 है, PbO2 जाएगा किस में, Pb+2 में, मतलब PbSO4 ही लिख दीजिए। और अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास PbSO4 हो गया है, Pb हो गया है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि प्लस मुझे यहाँ पे सल्फेट करना पड़ेगा, राइट। तो ऑक्सीजन मेरे पास 6 हो गए हैं, तो यहाँ पे 2H2O कर लीजिए, तो फिर यहाँ पे मुझे 4H+ करना पड़ेगा, और 4H+ करोगे तो 4, है ना, क्योंकि बेटा सल्फेट बैलेंस किया मैंने, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए, 6 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन तो हैं, तो 2 ऑक्सीजन के लिए मैंने 2H2O लगाए, फिर 4H+ इधर लगा दिए, एसिडिक मीडियम है। अब 4H+ 2-, तो इधर क्या है 2+ एक्स्ट्रा है, तो मतलब 2- मुझे लगाना पड़ेगा। वैसे भी रिडक्शन था तो आपको इलेक्ट्रॉन लेने हैं। इन दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड करोगे, यानी कि जब मैं ओवरऑल रिएक्शन निकालने जाऊंगा, तो आप देखोगे कि ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रही है ना। आपको रटनी नहीं है, इस तरीके से आप याद कीजिए कि भाई लेड है, PbO2 का वहां पे क्या है बेटा, कैथोड है, PbO2 गया PbSO4 में, और लेड भी गया PbSO4 में, दोनों ही PbSO4 में जा रहे हैं, और ओवरऑल रिएक्शन, अरे यार चलिए ठीक, कोई नहीं, इतनी से भी काम हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4, और ये आ जाएगा बेटा PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। तो दोनों PbSO4 में जा रहे हैं, पानी बन रहा है, H2SO4 कंज्यूम हो रहा है,
ये 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। H2SO4 इज बीइंग कंज्यूम्ड, वाटर इज बीइंग फॉर्म्ड, लेड सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। यस, तो क्या नहीं हो रहा? SO2 इवॉल्व नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है? एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है आपको 20.5, बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है आपको 50.55। हमें बतानी है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। देखिए मान लीजिए मैं बना लेता हूं इसको क्या बना लेते हैं बेटा, इसको एंडोथर्मिक बना लेता हूं। मतलब ये रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो फाइनली डेल्टा एच क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि यार फॉरवर्ड की कम है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? ये यहां से और ऊपर तक का, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ये 1 है, यानी कि फॉरवर्ड की है। बैकवर्ड की क्या है? यहां से मैं शुरू करूं तो कितनी ऊपर जाना है? ये। तो मैंने कहा यहां तो यार बैकवर्ड की कम लग रही है फॉरवर्ड से, यानी कि ये गलत है। ये गलत है। एंडोथर्मिक के केस में फॉरवर्ड की ज्यादा होगी, यहां बैकवर्ड की ज्यादा है, मतलब एक्सोथर्मिक होगा। यानी ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। क्यों? क्योंकि बेटा ये आपकी होगी इस केस में फॉरवर्ड की, और जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे तो आपको यहां से यहां तक उठना है, तो ये क्या हो जाएगी? बैकवर्ड की हो जाएगी। और अगर आप निकालना चाहें कि डेल्टा एच नॉट कितना होगा, ये डिफरेंस, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस ही तो है, घटा दीजिए 30 आ जाएगा बेटा। तो -30 जो है आपका किलो जूल पर मोल हीट वहां पे निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये आपका क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोलाइट्स इज फॉल्स? जियोलाइट्स बेटा क्या होते हैं हमारे पास? सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, यानी कि जो आपके सिलिकेट्स हैं उन्हीं में कुछ सिलिकॉन को हटा के वहां पे एल्यूमिनियम आ जाएगा। 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपके पास इस स्ट्रक्चर में सिलिकॉन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों का ही, इन सबको लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं ना, इस थ्योरी को मैं यहां पे नहीं लिखूंगा बेटा। तो आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों का ही क्या है? टेट्राहेड्रल वहां पे क्या है? उनकी ज्योमेट्री होगी। ऑक्सीजन वहां पे क्या है? उन दोनों के चारों तरफ, मतलब उन दोनों में 4 ऑक्सीजन से वो दोनों कनेक्टेड रहेंगे। टेट्राहेड्रल दोनों की ज्योमेट्री रहेगी। कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया है। सर इसको यूज कहां करते हैं? तो इसको, इसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह का आता है, Na2O.Al2O3.SiO2 तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं Na2Z, इसको Z बोल देते हैं। अब जब आप, इसका यूज होता है बेटा हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस। क्योंकि हमने पढ़ा था अभी एक पिछले क्वेश्चन में कि Ca2+ और Mg2+ के जो आयंस हैं उनकी वजह से हार्डनेस होती है पानी में। तो Ca2+ और Mg2+ रहा, ये रिएक्ट करके इन कैटायंस के साथ क्या बना देंगे? CaZ या फिर Mgz, और ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जब यही नहीं रहेंगे तो कैसी हार्डनेस पानी में? तो मतलब ये क्या हो गया? अब ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 सेज दे हैव ओपन स्ट्रक्चर व्हिच एनेबल्स देम टू टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल। हाँ, एक पोरस उनका स्ट्रक्चर होता है और स्मॉल मॉलिक्यूल क्या है? वो जकड़ लेते हैं उस तरीके से, जैसे इन कैटायंस को क्या है ये यहाँ पे पकड़ लेंगे, है ना। जियोलाइट्स आर सिलिकेट्स हैविंग 3D नेटवर्क, यस, है ना, सिलिकेट्स में ही है बेटा। Some of the silicon atoms are replaced by aluminium. Yes, we talked about that ना। कुछ क्या है वहां पे एल्यूमिनियम ने कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया है। They are used as anion exchange resins. No, cation exchange resins के रूप में यूज हो रहे हैं, not as anion exchange resins। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर, इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 यहां पे होगा 36 में। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 ने बोला है एक आयोनिक सॉलिड है बेटा AB दैट हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू NaCl। एक AB आयोनिक सॉलिड है जिसका स्ट्रक्चर NaCl जैसा है। NaCl कैसा होता है बेटा? FCC होता है। तो मतलब AB का स्ट्रक्चर क्या है? FCC है। और बोल रहे हैं A+ की जो रेडियस है वो 100 पिकोमीटर है। तो ये बताइए एनायन की रेडियस की रेंज क्या होगी? अच्छा देखिए, FCC की अगर हम बात करें, किस तरीके से एक सॉल्ट FCC स्ट्रक्चर में आएगा कि भाई मान लीजिए ये आपके पास यूनिट सेल है, तो FCC में बेटा कितने होते हैं डिफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स? 4। तो मैंने कहा मान लीजिए आपका B- जो एनायन है वो क्या करेगा बेटा? वहां पे B- का क्या होगा? मान लीजिए ये कॉर्नर्स पे है प्लस फेस के सेंटर पे है। फेस 6 होते हैं, आधा उसका हो जाएगा बेटा क्या कि भाई इफेक्टिवली कितना एटम अंदर है। कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 8 होते हैं, 4 हो गया। तो मैंने कहा ठीक है सर, B- 4 हो गए। FCC का स्ट्रक्चर उसने बनाया और फिर
क्योंकि A प्लस को भी 4 ही होना पड़ेगा बेटा। ये क्या है आपका 1:1 टाइप का सोल्ट है, तो A प्लस को भी 4 ही होना है। तो क्या कर सकता है A प्लस अब कि आपकी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, FCC बना रहा है तो यहां पे अपन क्या करेंगे, 4 ही हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी रहती हैं, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 ही होंगी, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। और अगर ऐसा होगा तो अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होती है बेटा, एक होती है सेंटर में, एज जो होती है एज के बीच पे भी होती है इस तरीके से। तो मतलब जो ये आपकी एज है, यहाँ पे इस तरफ एटम था, यहाँ पे इस तरफ एटम आया, बीच में ऑक्यूपाई वो करेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ठीक है सर, लेकिन यहां से क्या मतलब कैसे पता लगेगा, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ A प्लस एंड B माइनस, कि आपको पता लगे कि यहां पे ये किस तरह की वॉइड में जो है आपका एटम जाएगा। देखिए NaCl टाइप बोला है, उससे FCC पता लग गई, लेकिन केवल FCC पता लगने से आपको यह कंफर्म नहीं हुआ कि सर ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल, ये कैसे पता लगेगा। क्यों, आपको इतना पता होना चाहिए कि FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है बेटा Na+, है ना। ऐसे बोल लीजिए Na+ की वॉइड, Na+ का स्ट्रक्चर है FCC, उसमें Cl- वॉइड में है, या फिर कैसे बोल लीजिए, दैट मीन्स सेम थिंग। ठीक है, तो आपको ये पता, क्योंकि FCC में ऐसा भी तो हो सकता है ना यार कि 8 टेट्राहेड्रल है, 4 टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई कर ली, ZnS टाइप का स्ट्रक्चर, लेकिन वैसा नहीं है क्योंकि NaCl बोला है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रही है। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रही है, मुझे इतना पता लग गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मतलब A प्लस और B माइनस कैटायन एनायन का जो रेशियो है बेटा, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होना चाहिए 0.414 से, और क्यूबिकल से कम 0.732। इस रेशियो में अगर आया तो हो जाएगा। तो मैंने कहा एक बार 0.414 कर देते हैं। A प्लस का दे रखा है 100, B माइनस निकल आएगा यहां से, तो यहां पे B माइनस मैक्सिमम आ जाएगा कितना, 0.414, राइट। और जब यहां से 0.732 को बराबर करोगे 100 बाई B माइनस, तो यहां से B माइनस आ जाएगा 100 बाई 0.732 बेटा। तो ये रेंज जो आपकी आएगी, दोनों को सोल्व करोगे तो रेंज आ जाएगी 136.6 से 241.6 पिकोमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आपको इस तरह क्वेश्चन करने आने चाहिए, आगे गलत नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। वैसे ही पता है, अगर आप देखो, आपको ये सब सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ऑप्शन नंबर 1 120 पिकोमीटर फिक्स कर दिया, 120 ही होना पड़ेगा जी, नहीं, रेंज होती है तो रेंज में आंसर आएगा। रेंज एक ही ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी में, तो वो ऑप्शन देख के भी आपको आइडिया लग सकता था, अच्छा यार ये कैटायन बाय एनायन का जो रेशियो बनता है वॉइड ऑक्यूपाई करने वाला, ये उस साइज रेशियो रूल जो होता है आपका उस पे बेस्ड है। तो वहां से भी आप ऑप्शन नंबर 2 को सीधा टिक कर सकते थे बिना कुछ सोल्व किए। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 में इट सेज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ए रियल गैस एट हाई प्रेशर। प्रेशर हाई है, रियल गैस की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, P प्लस AN² बाई V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। प्रेशर हाई है तो मैं क्या बोल सकता हूं, AN² बाई V² को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो P का P रहने दीजिए, वॉल्यूम लो रहेगा, प्रेशर हाई है तो मैं बोल सकता हूं इज इक्वल टू nRT, n को 1 रख दीजिए, ये बन जाएगा PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, RT से डिवाइड कर दीजिए, PV बाई RT, यही तो Z है, और ये आ गया 1 प्लस PB बाई RT, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 इट सेज एक रिएक्शन हो रही है, कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन है बेटा, लेकिन थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप जल्दबाजी में हीरो बन के आंसर लगाएंगे तो इसका आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा जो है, अगर क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि यार कहीं कुछ सिली तो नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो हमेशा इसलिए लिख कर करना चाहिए क्वेश्चन। SnCl2 प्लस CrO5, यहाँ से रिएक्शन गई SnCl4 प्लस CrO4 2 माइनस। आप कहीं सोचोगे सर क्रोमियम इधर +10 में है, +6 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जी नहीं, मतलब आपको CrO5 का स्ट्रक्चर नहीं पता था बेटा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये वो बन गया, मतलब बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये +6 में ही है और +6 में ही जा रहा है, तो ये क्रोमियम का ना रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन। Sn का मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सर फिर रिड्यूस कौन हुआ, Cl भी -1 में है, मतलब रिड्यूस कौन हुआ बेटा, ऑक्सीजन हुआ।
कैसे हुआ? इस स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन पे क्या है? -1, इस पे तो -2 है, इस पे भी -1 है, इन सब पे क्या है? -1 है, और यहाँ पे बेटा क्या है? -2 हो गया ना रिड्यूस। तो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है और टिन ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 इट सेज, क्या बोला है 40th में हमें? इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है कितनी? 10, Cl2 की दे रखी है 20, और HCl को भी तोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी? 60। इतनी क्या है बेटा? किलो कैलोरी पर मोल में ये सारी एनर्जीज हैं। इनका बॉन्ड तोड़ोगे भैया इतनी एनर्जी लगेगी। अब ये बता दीजिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या होगी? बेटा HCl की फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होगी? आपको पहले H2 से हाफ H2 करना पड़ेगा, हाफ Cl2 करना पड़ेगा, HCl बन जाएगा। मतलब आप पहले HH बॉन्ड को तोड़ोगे, यहां से एक H एटम आएगा, Cl को तोड़ोगे, यहां से एक Cl आएगा, दोनों मिलके HCl बनाएंगे। HCl टूट नहीं रहा है तो HCl के फॉर्मेशन में रिलीज होगी, लेकिन यहां पे इनको तोड़ना है तो यहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और क्योंकि हाफ मोल है, यहां पे 10 थी बेटा 1 मोल की, तो हाफ को तोड़ोगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 10/2 देनी पड़ी। इसको तोड़ने के लिए 20/2 देनी पड़ी। फिर रिलीज हुई क्योंकि HCl बना और 1 मोल बन रहा है तो रिलीज तो 60 ही होगी। ये हो गया बेटा कितना? 15 - 60 -45 किलो कैलोरी पर मोल। ऑप्शन नंबर 1 यहां पे आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 से 3 moles of an ideal gas, थर्मोडायनेमिक्स से है, 3 moles of an ideal gas at 200 Kelvin is compressed reversibly and adiabatically। एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन का क्वेश्चन है। क्या किया है? मोल्स दे रखे हैं 3, टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है 200 केल्विन। बोल रहे हैं कब तक कंप्रेस किया? जब तक फाइनल 250 नहीं हो गया। और बोल रहे हैं इसकी जो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मोलर हीट कैपेसिटी है बेटा, दैट इज 27 कैलोरी पर मोल केल्विन। वर्क बता दीजिए, सिंपल लगाना है। अगर आप यहाँ पे फंस गए, सर P2V2 - P1V1 अपॉन गामा -1 निकालते रहो, फंस जाओगे। कुछ नहीं दिया है गामा वामा, है ना, CV दिया है, वहां से कुछ करके कर सकते हो, बट नो नीड। क्या कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ लगाइए, डेल्टा U = Q + W। एडियाबैटिक है, Q 0 हो गया तो वर्क किसके इक्वल होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है बेटा? NCV/dt। NCV डेल्टा T कितना हो जाएगा? N दे रखा है 3, CV दे रखा है 27, डेल्टा T आ जाएगा 50। अरे इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 4050 कैलोरी। बस इतना ही वर्क होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है? कौन सा बफर सॉल्यूशन है? और हर बार इन्होंने क्या किया है? एक इधर एसिटिक एसिड है और इधर NaOH है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है बेटा? 500 ml 0.1 मोलार, 0.1 नॉर्मेलिटी, मोलरिटी भी नहीं दिया है, प्लस NaOH क्या दिया है? 500 ml 0.1 नॉर्मल। यार देखिए, नॉर्मेलिटी होती है बेटे मोलरिटी अपॉन N फैक्टर, और क्योंकि ये दोनों मोनोबेसिक मोनो एसिडिक हैं, मतलब H+ भी यहाँ से 1 मिलेगा, OH- भी 1 मिलेगा, तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी बराबर होगी। मतलब मैं इसको, और सारे ऑप्शंस में ऐसा ही है, तो मोलरिटी भी लिख सकते हैं। तो मैंने कहा भाई वॉल्यूम और मोलरिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहाँ पे कितने हैं? 50 मिलीमोल। यहाँ पे कितने हैं? 50 मिलीमोल। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड रिएक्ट करेगा, दोनों के मोल्स इक्वल हैं, क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो CH3COO- Na प्लस पानी और इस सॉल्ट के 50 मिलीमोल ही बन जाएंगे, दोनों टोटली कंज्यूम हो जाएंगे। तो ये तो सॉल्ट बन गया। फॉर बफर यू नीड आइदर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर दोनों वीक हों, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास केवल वीक एसिड है, मतलब एक सॉल्ट है मेरे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। बेटा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पानी के साथ इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, तो ये बफर नहीं है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है? यहां पे इन्होंने क्या किया? ऑप्शन नंबर 2 तो बहुत ही वाहियात है। क्यों? एक वीक एसिड लिया है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, दोनों ही एसिड ले लिए हैं। आप कैसे सॉल्ट बनाएंगे मुझे ये बता दीजिए। अगर दोनों एसिड है तो एसिडिक सॉल्यूशन है ना यार, हाउ कैन इट बी बफर? ये बफर मतलब, हाँ आपके बफर भी एसिडिक बेसिक हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे बेटा दोनों ही एसिड हैं, यहां से बफर नहीं बनेगा, नो मैटर व्हाट क्वांटिटीज आर गिवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में सेम क्वेश्चन, सेम चीज है,
एसिटिक एसिड एंड NaOH, दिस इज 500.1, दिस इज 500.2, 0.2 है मतलब बेटा ये कितना हो गया 100 मिलीमोल, मतलब बेस ज्यादा है। अगर बेस ज्यादा है तो आपका सोल्ट बनेगा 50 और ये बचेगा बाद में 0 और ये बचेगा बेटा 50। तो आपके पास अभी भी स्ट्रॉन्ग बेस है और एक सोल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के अगर इतने मोल्स पड़े हुए हैं आपके पास तो ये तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया, मतलब ये बफर नहीं है बेटा। बफर के लिए यू नीड आइदर वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस। तो मुझे वीक एसिड वीक बेस तो चाहिए ना यार, अगर आपने तो स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया बस मुझको, नहीं बनेगी बात। हाँ अगर ये ज्यादा होता, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में कहानी है, मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में बेटा ये दिया है 0.2, ये दिया है 0.1, विच मीन्स इसके 50 हैं, इसके 100 हैं, रिएक्ट करेंगे इसके 50 बनेंगे लेकिन इसके 50 बच जाएंगे। तो बचने के बाद आपके पास क्या है, यू हैव 50 मिलीमोल्स ऑफ वीक एसिड एंड यू हैव 50 मिलीमोल्स ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो ये तो कुछ ऐसी कहानी हो गई कि pH इज इक्वल टू pK प्लस log सोल्ट बाई एसिड, दोनों के मिलीमोल्स इक्वल है बेटा, ये तो गया। pH इज इक्वल टू pK, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का ये यहां पे बन रहा है सवाल। तो बफर किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में वेरी बेसिक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से आपको बोल रहा है कि QC इज ग्रेटर देन बेटा KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है आपका QC, है ना, रिएक्शन कोशेंट मतलब एक तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 43, रिएक्शन क्या है, हेबर्स प्रोसेस है, N2 प्लस 3S2 गैसेस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैसियस। तो KC क्या लिखोगे आप, KC आप लिखोगे NH3 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब इनटू N2 का कॉन्सेंट्रेशन, और ये सारे होंगे इक्विलिब्रियम पे, है ना। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में कॉन्सेंट्रेशन की पावर में हम लगाते हैं। और QC क्या होगा, सेम थिंग एट किसी भी मतलब इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम t पे। तो अगर QC कम आ रहा है, इफ, ये तो बहुत ही बेसिक है बेटा, QC अगर KC से कम है मतलब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, क्योंकि उसको ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के KC के बराबर वैल्यू करनी है। और अगर QC ज्यादा है KC से तो रिएक्शन आएगी बेटा बैकवर्ड। इन्होंने दिया है कि QC फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, फॉरवर्ड में तब जाएगी जब QC वुड बी लेसर देन KC, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन द कर्नल ऑफ फॉस्फोरस। Z इज इक्वल टू 15 एक नंबर है, कर्नल जो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देखिए बेटा कर्नल हम किसको बोलते हैं, जो इंटरनल पार्ट है किसी एटम का, मतलब आप वैलेंस शेल जो है उसको हटा दीजिए, उसके अलावा जो बचा दैट इज नोन एज कर्नल। क्या है ये, इंटरनल पार्ट है ना। वैलेंस शेल को हटा दीजिए तो मतलब उसका जो प्रोटॉन वाला पार्ट है और वैलेंस शेल से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स बचे वो हैं। ये इन्होंने क्या दिया है हमें, P इज इक्वल टू 15 है, मतलब एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस दिया है। तो ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके कर्नल में, मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हटाने हैं बेटा। एटॉमिक नंबर मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p6 3s2 3p3, थर्ड शेल वैलेंस है, इसको हटा दीजिए। ये कितने बचे, 10 बचे, 10 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, इट सेज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। तो ये रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 की कार्बन से और बनेगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बोल रहे हैं ये है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये बताइए ये कितना बनेगा। इतना बेसिक क्वेश्चन है बेटा। अगर ये 50 है, इसके 1 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल। और आपको ये पता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट सेम टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर सेम है, इसके 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, इसके V वॉल्यूम से 2V वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल बनेंगे। तो इसका इतना वॉल्यूम है तो उसका मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये कुछ x, तो इसके 2x बनेंगे मोल्स। यहां से निकाल सकते हैं ना मोल्स, 50 से भाई 22.4 लीटर होता है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उतना करने की देयर इज नो नीड, हम सिंपली मोल्स को वॉल्यूम में भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों गैसेस हैं। तो 50 है तो उसका डबल बनेगा बेटा, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में।
और यहीं पे हमारा डिस्कशन बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान था। तो ये वाला पेपर भी MJT 14 की कंपैरिजन में हल्का सा ऊपर था, बट 13 की कंपैरिजन में भी आसान था ये। तो 14-15 में आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, आई होप। इसके बाद मिलते हैं बेटा अगले आपका जो डिस्कशन होगा उसमें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।